नमस्कार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये समझना है, जैसे आप सब देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष इकोनॉमी सर्वे आता है, बजट आता है आपका। उस बजट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप IAS PCS के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और छोटे में भी करते हैं, छोटे में तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चल रहा है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए, जैसे एक तो आता है जिसे आप बोलते हैं कि इकोनॉमी सर्वे आया, लोग उसको छोटा कंपाइल करके छोटे में लिख के वो चीज़ों को बुक निकालते हैं अपनी अपनी, उसे मत पढ़िए। जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी आपका इकोनॉमी सर्वे आ रहा है उसको पढ़िए, टाइम लगेगा लेकिन टाइम दीजिए, वन टाइम उसको रीडिंग करिए, ये हैबिट आप डालिए रीडिंग की। उस रीडिंग हैबिट से बहुत सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। इफ यू डिपेंड ऑन द सेकंड पर्सन टू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट अ गुड फॉर द दिस टाइप ऑफ द एग्जाम। उनसे कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन रीडिंग की हैबिट, इकोनॉमी सर्वे की रीडिंग की हैबिट आपकी होनी चाहिए। और इकोनॉमी का क्वेश्चन हमेशा ये 15 से 20 के एवरेज में रहता है, आप ये मान लीजिए। UPSC के एग्जाम में, IAS PCS के एग्जाम में, यहाँ देखिए ध्यान से। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार शुरू कर देंगे, आइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP हैज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब अंतिम 10 वर्षों में जो GDP है उसने क्या किया है, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, बढ़ा है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, अंतिम 10 वर्षों में हमारी जो GDP में वृद्धि हुई है वो 4 गुना हुई है। 4 इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, 4 गुना हुई है लास्ट 10 ईयर्स, अंतिम 10 वर्षों में। अब क्वेश्चन कब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जज करिएगा। अब आज यही क्वेश्चन आ जाए फिर भी आप जिस टाइम पे क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अर्थव्यवस्था को जज करिएगा और वहां से टाइम पीरियड को देखिएगा। क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए ये चीजें हमें समझना जरूरी है। The percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यहां दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर, इस पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है, इसमें आप देखिएगा यहां पे है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ा है लास्ट 10 ईयर्स में, अंतिम 10 वर्षों में। 10 में क्वेश्चन आ रहा है और इधर 2008 में क्या आ रही है, मंदी आ रही है। तो 2008 में मंदी आ रही है, या रिसेशन आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ा है लास्ट 10 ईयर्स, अंतिम 10 वर्षों में। अंतिम 10 वर्षों में GDP जो हमारा है 4 गुना बढ़ा ही नहीं है, और 4 गुना बढ़ भी नहीं सकता क्योंकि 2008 में क्या आ गया है, रिसेशन आ गया है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो होगा नहीं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए जब आप क्या पढ़ेंगे, 2001 से लेकर और 2010 तक GDP में कैसे कैसे चेंजेज हुए हैं आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए इकोनॉमी सर्वे का डेटा बहुत जरूरी होता है। दूसरे पर आइए, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन GDP हैज डिक्लाइंड इन द लास्ट 10 ईयर्स। अब यहां पे कह रहा अंतिम 10 वर्षों में जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का मतलब
जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकार की कंपनियां हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, उनमें क्या हुआ है, उनमें गिरावट आई है। किसमें? परसेंटेज ऑफ शेयर में, अर्थात पब्लिक सेक्टर में गिरावट आई है। तो ये बात सही है। क्यों क्यों सही है, देख लीजिए। 1991 में हो क्या हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये व्यवस्था आई। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया और सरकारी सेक्टर को क्या किया गया, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की गई। सरकार अपनी हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में कम करने लगी, उनको क्या करने लगी, प्राइवेट सेक्टर को बेचने लगी। ये काम हमने शुरू किया। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहेंगे। इसके लिए इसी को लोग कहते हैं करंट से आ गया। करंट से नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट पर है और कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा इकोनॉमी सर्वे आता है उसे ध्यान से पढ़ना होता है। हमें 10-15 साल के जीडीपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने गुना बढ़ रहा है, इन सारी बातों को। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कुछ चीज़ें। देखो, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो लोग आंसर बताते हैं, जो किताबों में दिया गया है, मेल्ट डाउन का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, स्टीप फॉल। ये जो स्टॉक प्राइस होता है उसमें तेजी के साथ गिरावट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन को ये इससे इसका मतलब मंदी आप समझ सकते हैं। मेल्ट डाउन, यहाँ पे फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइस में तेजी के साथ गिरावट होगा। रिसेशन का मतलब होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उसमें गिरावट आएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसे इकोनॉमिक ई लिख दे रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, गिरावट आएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर गिरावट आएगा तो जो ग्रोथ रेट होगा उसमें भी क्या आएगा, गिरावट आएगा। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर घट रही है, रिसेशन है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट रही है तो ग्रोथ रेट भी घटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे का ये भी ठीक होगा। कह रहे हैं विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट मैच। फिर तीसरा देखिए, स्लो डाउन, फॉल इन जीडीपी। स्लो डाउन होता क्या है? स्लो डाउन का अपने आप में जो मतलब होता है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहां भी गिरावट। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए, इसको ऐसे कुछ चीजें मैं यहां आपको लिख के बता देता हूं। मेल्ट डाउन,
यहाँ देखिए भाई, जब भी होगा यहाँ पे, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म आपका दिया है मेल डाउन, रिसेशन, स्लो डाउन, और फिर इसके सामने फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, फॉल इन ग्रोथ रेट, फॉल इन जीडीपी, और विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, ए बी सी डी, ये दिया है। मेल्ट डाउन का मतलब मंदी या सुस्ती, ये लंबे समय के लिए होता है। स्लो डाउन, स्लो डाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आएगा छोटे समय के लिए, और ग्रोथ रेट भी कम होगा। रिसेशन, ये व्यापारिक मंदी को कहते हैं रिसेशन। इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, मेल्ट डाउन का मंदी, और जब भी मंदी आएगा स्टॉक प्राइस तेजी के साथ, स्टीप फॉल होगा, तेजी के साथ शेयर की कीमतें क्या होती हैं, गिरती हैं भाई। जो कंपनियों के शेयर होते हैं, स्टॉक मार्केट जो होते हैं, वहां पे कीमत क्या होती है, गिरती है। तो कीमत गिरेगी तो मेल्ट डाउन, ये सही हुआ है। रिसेशन ध्यान से देखिए, ये व्यापारिक मंदी है। फॉल इन ग्रोथ रेट, व्यापारिक मंदी में सबसे बड़ी चीज है क्या, व्यापारिक मंदी में ग्रोथ रेट गिर भी सकती है और नहीं भी गिर सकती है, इसको समझना है। व्यापार की गतिविधियां उतनी तेजी से ना चलना, जैसे भारत में आज का जो टाइम है, ये मैं आज जो बात कर रहा हूं, ये आज 11 अगस्त की बात है। 11 अगस्त के आसपास आप देखिए, महंगाई बढ़ रही है, व्यापारिक गतिविधि क्या उतनी तेजी से चल रही है, नहीं चल रही। पहले जिस कंपनी में 100 लोग काम करते थे, आज उस कंपनी में 30 लोग हैं। जिस दुकान में 10 लोग काम करते थे, वहाँ आज 2 लोग हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल कोरोना के बाद बंद हो गए, लेकिन इसके बाद भी जो जीडीपी इंक्रीज कर रहा है ना, जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ग्रोथ रेट आ रही है। कोरोना के बाद से ग्रोथ रेट तो बढ़ना शुरू हुई है, कोरोना में नेगेटिव में गई थी। तो व्यापारिक एक्टिविटी में व्यापारिक मंदी तो आई है, उसमें थोड़ा बहुत कमी तो आई है, लेकिन ग्रोथ रेट में क्या है, ग्रोथ रेट में क्या हमारा नेगेटिव में गया है, नहीं है, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। तो फॉल इन, और जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट से ज्यादा जीडीपी देखना है, तो जीडीपी हमारा क्या कर रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है। और हम 5वीं विश्व की, अभी हमारे मोदी जी कह रहे थे कितने कुछ ऐसे ही, वो मेरे को ध्यान में नहीं याद आ रहा, कि हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अभी शायद 5वीं है, ठीक है ना, तो 5वीं से 3री पर पहुंचेंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, लेकिन वो तो अलग बात है। यहाँ देखिए, तो ये जो रिसेशन होता है, रिसेशन व्यापारिक मंदी है, और इस व्यापारिक मंदी का मतलब फॉल इन ग्रोथ रेट ये नहीं हो रहा है आज के टाइम में, आप देख लीजिए। तो ये दूसरा सही नहीं होगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। फिर मैं रिसेशन का मतलब बता रहा हूं, व्यापारिक मंदी, व्यापार में कमी, मतलब किसी कंपनी में 100 लोग काम करते थे, अब उसमें 30 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब व्यापारिक गतिविधि थोड़ी बहुत घट रही है, घट रही है, प्रोडक्शन में कमी आई है। लेकिन उत्पाद महंगा हो गया है, उत्पाद महंगा हो गया उससे ज्यादा, तो जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस लागू कर दिए हैं 2015 से, तो बढ़ेगा ही। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा यहां भी है, दूसरा यहां भी है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो ये हट गया। अब बचा यहां स्लो डाउन। स्लो डाउन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आएगी, ग्रोथ रेट में कमी आएगी, जीडीपी में कमी की बात इसमें नहीं होती। तो ये तीसरा भी हमारा गलत हो गया, दूसरा गलत था, पहला सही। तो ऑप्शन 1 इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत समझना होता है, हर वर्ड का मतलब समझना होता है, और उस मतलब को, उस मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना होता है, मतलब का विस्तार करना होता है। देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, एंड यू शुड नो हाउ you will handle this question.
अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब किसी देश की आर्थिक वृद्धि, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, उपयुक्त पैमाना, सबसे बेहतर तरीका क्या है किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का? सबसे बेहतर तरीका, ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो हो। तो देखिएगा, तो किसी भी इकोनॉमी की जो इकोनॉमी ग्रोथ होता है या किसी देश की जो इकोनॉमी ग्रोथ होता है उसका जो बेहतर पैमाना होता है पर कैपिटा प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप जैसे पर व्यक्ति उत्पादन कितना है, पर कैपिटा प्रोडक्ट, पर व्यक्ति, एक व्यक्ति पर कितना उत्पादन किया जा रहा है। इससे क्या होता है, इसके द्वारा कई चीजों को हम जान सकते हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई पर पर्सन उत्पादन ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी, पर पर्सन उत्पादन कम होगा तो इनकम कम होगी। जैसे आप देखिए, अगर किसी घर में 100 लोग हैं और वो 100 लोग मिलकर 200 प्रोडक्ट बनाते हैं, या वहां पे कांस्टेंट मान लीजिए, कोई एक मान लीजिए बुक, 100 लोग मिलकर 200 बुक बनाते हैं। दूसरे देश में 10 लोग हैं, वो 10 लोग मिलकर 200 बुक बनाते हैं। तो आपको ऐसे देखने में एक देश 200 बना रहा है, दूसरा देश भी 200 बना रहा है, दोनों बराबर है। लेकिन पर कैपिटा प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे, पर पर्सन प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, तो जहां पे 10 लोग हैं और वो 200 बना रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी इनकम ज्यादा होगी। जैसे किसी भी देश में पर व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होगा तो उस देश की जीडीपी ज्यादा होगी, रियल सी बात है। उस देश में आर्थिक वृद्धि ज्यादा होगा, उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सबसे बेस्ट पैमाना है। जीडीपी ये बेस्ट पैमाना नहीं है, ये भी यहाँ पे बेस्ट पैमाना नहीं है, ये पर पर्सन जब देखा जाता है। अब जैसे भारत की जीडीपी मान लीजिए 5वें नंबर पर है, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ऐसे मान लीजिए अगर हम 5वें नंबर पर हैं और दूसरा हमसे किस नंबर पर है, पीछे है, मान लीजिए पीछे, वो चौथे नंबर पर है। हमारे यहाँ जनसंख्या 140 करोड़ है, उसके यहाँ जनसंख्या कितना है, 40 करोड़ है। अब जिसके यहाँ 40 करोड़ है वो चौथे नंबर पर है, जिसके यहाँ 140 करोड़ है वो 5वें नंबर पर है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका ज्यादा होगा, जो चौथे नंबर पर। आप ऐसे मान लीजिए हमारी पर व्यक्ति आए, हमारी इनकम, और आप ऐसे मानो कि हमारी इनकम में अभी जो फर्क आता है, मान लीजिए ऐसे मैं एक आपको गेस करके बताऊं कि भारत में आप जब कोई नौकरी करते हैं उसकी सैलरी, और अमेरिका में कोई नौकरी करते हैं उसकी सैलरी, इन दोनों सैलरियों में अंतर होता है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो अमेरिका में पर पर्सन जो प्रोडक्शन होता होगा, इसका मतलब ज़्यादा होता होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ लोगों की इनकम कम है, इसका मतलब पर पर्सन प्रोडक्शन कम होता होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कम है। तो कहने का मतलब है किसी भी देश, आप घर की बात ही ले लीजिए, किसी घर में 100 लोग हैं, 100 लोग मिलकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1 लाख का सामान बना रहे हैं, और किसी घर में 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर 80,000 का सामान बना रहे हैं। 10 लोगों ने यहाँ 80 सामान बनाया,
कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ मान सकते हैं। 100 लोग मिलकर 100 सामान बनाए, यहाँ एक व्यक्ति के हिस्से में एक व्यक्ति के हिस्से में एक आ रहा है, एक सामान, और यहाँ एक व्यक्ति के हिस्से में 8 सामान आ रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इसका ज़्यादा होगा ना, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत निम्न होगा। देखने में क्या लग रहा है, इसकी यहाँ 100 ज़्यादा बन रहा है, पर व्यक्ति के हिसाब से। इसीलिए भारत सरकार में सबसे बड़ी स्थितियां क्या हैं, सरकारें अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक देश की दूसरे देश से तुलना करके बताते हैं, व्यक्ति की तुलना नहीं करेंगे। जस्ट कंपेयर द पर्सन, देन यू कैन नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्यों? सरकारें कमियों को अगर छिपाती हैं तो टोटल बताएंगी, और जो सरकारी कमियों को नहीं छिपाएंगी पर व्यक्ति बताएंगी। किसी पिता के 4 बच्चे हैं, बोले मैंने अपने बच्चों के ऊपर 4 लाख रुपए खर्चा किया, देखने में ज़्यादा लग रहा है। और किसी के पास एक ही बच्चा है, तो बोला मैंने तो 2 ही लाख खर्चा किया। लेकिन पर व्यक्ति देखा जाए तो एक बच्चे पर 1 लाख खर्चा किया, दूसरा एक बच्चे पर 2 लाख रुपए खर्चा किया। तो जो एक सरकारों की चालाकी होती है कि वो पूरे देश को, एक देश अपने देश को दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, व्यक्ति का कंपेयर व्यक्ति से नहीं करते हैं, जबकि ये कंपैरिजन सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है और ये सबसे बेहद बेहतर होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही होगा, पर कैपिटा प्रोडक्ट। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज दिस। तो क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, समझना कैसे है, दिए गए ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है, यही समझना बहुत जरूरी है।